सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 7 के इतिहास विषय का पाठ 10 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन का आगे का प्रकरण नए राज्यों का उदय के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, इससे पहले हम पढ़ रहे थे कि 18वीं शताब्दी में, विशेष तौर से 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इस उपमहाद्वीप में कौन कौन से नए राज्यों का गठन हुआ। तो 17वीं शताब्दी तक ये पूरी मुग़लों की बाहरी सीमा थी, यानी कि लगभग पूरे उपमहाद्वीप में उनका साम्राज्य था। 18वीं शताब्दी के आरंभ में और पूर्वार्ध तक इस उपमहाद्वीप में कुछ ऐसी घटनाएं घटीं, कुछ नए राज्यों का गठन हुआ, जिससे कि मुग़लों की सीमाएं, उनकी शक्तियां और उनकी ताकत कम होने लगी। और इन राज्यों के गठन के साथ साथ एक अन्य शक्ति, ब्रिटिश सत्ता यानी कि अंग्रेज़, वो पूर्वी भारत के बड़े हिस्से पर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया, उसे हड़प लिया। फिर हमने ये देखा कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के बाद विशेष तौर से मुग़ल साम्राज्य और परवर्ती मुग़लों के लिए, यानी बाद वाले मुग़लों के लिए कौन कौन से संकट की स्थिति उत्पन्न हुई। मुग़ल शासकों द्वारा नियुक्त मनसबदारों, सूबेदारों, छोटे छोटे अधिकारियों यानी अभिजात वर्ग द्वारा सरदारों के ऊपर नियंत्रण करना मुग़लों के लिए कठिन हो गया था। और ये जो अधिकारी थे, इन्होंने राजस्व और सैन्य प्रशासन दोनों ही कार्यालयों पर नियंत्रण कर लिया था। और जो ये राजकोष में जमा होने वाला राजस्व था, वो जमा करवाने में आनाकानी करने लगे थे, यानी कि जो मुग़ल राजकोष है उसमें राजस्व की मात्रा में कमी आ गई। और इस तरह से धीरे धीरे राजनीतिक और आर्थिक सत्ता है वो इन सूबेदारों, सरदारों, मनसबदारों के हाथों में चली गई। और औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस बदलाव को रोकने में असमर्थ रहे। इन सभी संकटों के बीच में ईरान के शासक नादिर शाह और अफ़गान शासक अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पर आक्रमण किया। और इस तरह से साम्राज्य के ऊपर, मुग़ल साम्राज्य पर चारों ओर से दबाव पड़ ही रहा था, तो जिससे मुग़ल साम्राज्य पतन की ओर जा रहा था। उनकी शक्तियां हैं वो कमज़ोर हो गई थी। तो इसी के कारण कुछ क्षेत्रीय राज्य हैं वो उभर कर सामने आए और उन्होंने अपना अलग से एक स्वतंत्र राज्य का गठन किया। तो आज हम इन्हीं नए राज्यों के उदय के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू नए राज्यों का उदय। मुग़ल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ साथ बड़े प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति और प्रबल बना ली, यानी अपनी जो ताकत है उसे और मजबूत किया। 18वीं शताब्दी के दौरान मुग़ल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। और मोटे तौर पर 18वीं शताब्दी के राज्यों को हम 3 परस्पर व्यापी समूहों में बांटा जा सकता है। तो पहला था अवध, बंगाल, दूसरा और हैदराबाद जैसे वे राज्य जो पहले मुग़ल प्रांत थे। हालांकि इन राज्यों के शासक अति शक्तिशाली थे, यानी काफ़ी ताकतवर थे और काफ़ी हद तक वे स्वतंत्र थे। उन्होंने मुग़ल बादशाह से औपचारिक तौर पर अपने संबंध नहीं तोड़े थे। और दूसरा प्रकार था कि ऐसे राज्य जो मुग़लों के पुराने शासनकाल में वतन जागीरों के रूप में काफ़ी स्वतंत्र थे, और इनमें से कई राजपूत प्रदेश भी शामिल थे। तो देखिए बच्चों, वतन जागीर का मतलब होता है कि ऐसे राज्य या ऐसा प्रदेश जिसे मुग़लों ने हराया हो और उस पर उन्हें वापस स्वतंत्र कर दिया कि आप अपने क्षेत्र पर, अपने राज्य में अपना शासन चला सकते हैं, तो उसे कहते हैं वतन जागीर। और इनमें से कई राजपूत प्रदेश भी शामिल थे। और तीसरी श्रेणी में आएंगे मराठे, सिख और जाट। ये विभिन्न आकार के थे और इन्होंने कड़े और लंबे सशस्त्र संघर्ष के बाद मुग़लों से स्वतंत्रता छीन कर ली थी। तो ये देखिए, यहाँ पर आपको चित्र दिखाई दे रहा है कि एक अभिजात के दरबार में स्वागत करते हुए फर्रुख सियर। इसके बाद आगे हैं पुराने मुग़ल प्रांत।
पुराने मुगल प्रांतों से जिन उत्तराधिकारी राज्यों का उद्भव हुआ उनमें से 3 राज्य प्रमुख थे, अवध, बंगाल और हैदराबाद। ये तीनों ही राज्य उच्च मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे और इन तीनों राज्यों के संस्थापक सादत खान, जिन्होंने अवध की स्थापना की थी, मुर्शीद कुली खान, जो बंगाल के संस्थापक थे, और आसफ जाह, हैदराबाद के। ये तीनों ऐसे व्यक्ति थे जिनका मुग़ल दरबार में ऊंचा स्थान था और मुग़ल बादशाहों को उन पर भरोसा और विश्वास था। आसफ जाह और मुर्शीद कुली खान दोनों को 7-7 हज़ार जात का दर्जा मिला हुआ था, जबकि सादत खान की जो जात का दर्जा है वो 6,000 था। यानी जितनी बड़ी जात होगी उनका दर्जा उतना अधिक ऊंचा होगा। तो हम सबसे पहले ऐसे ही राज्य हैदराबाद के बारे में पढ़ेंगे। निज़ाम उल मुल्क आसफ जाह, जिनका समय है 1724 से 1748 तक, जिसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। मुग़ल बादशाह फ़र्रुखसियर के दरबार का ये एक अत्यंत शक्तिशाली सदस्य था। उसे सर्वप्रथम अवध की सूबेदारी सौंपी गई और बाद में उसे दक्कन का कार्यभार भी दे दिया गया। 1720 से 22 के मध्य ही दक्कन प्रांतों का सूबेदार होने की वजह से आसफ जाह के पास पहले से ही राजनीतिक और वित्तीय प्रशासन का पूरा नियंत्रण था। दक्कन में होने वाले उपद्रवों और मुग़ल दरबार में चल रही प्रतिस्पर्धा का फ़ायदा उठाकर उसने सत्ता हथियाई और उस क्षेत्र का वो वास्तविक शासक बन गया। यानी सबसे पहले उन्हें क्या सूबेदारी दी गई और उस प्रांत का कार्यभार दिया गया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मुग़ल के दरबार में उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा है, मुग़ल शासक आपस में उत्तराधिकार के लिए लड़ रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया, उस स्थिति का फ़ायदा उठाया और वहाँ की सत्ता हथिया ली और खुद उस क्षेत्र का शासक बन गया। इसके बाद आसफ जाह अपने लिए कुशल सैनिकों तथा प्रशासकों को उत्तरी भारत से लाया था और वे दक्षिण में नए अवसर पाकर प्रसन्न थे। उसने मनसबदार नियुक्त किए और इन्हें जागीरें प्रदान की। हालांकि वह अभी भी मुग़ल सम्राट का सेवक ही था, फिर भी वह काफ़ी आज़ादी से शासन चलाता था। न तो वह दिल्ली से कोई निर्देश लेता था और न ही दिल्ली उसके कामकाज में कोई हस्तक्षेप करती थी। तो देखिए बच्चों, इसका एक कारण ये था कि उस समय संचार के इतने साधन नहीं होते थे, तो इतनी दूरी से जो है संदेश लेना और उस पर कार्यवाही करना मुश्किल थी। इसीलिए दिल्ली भी उनके कार्यों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करती थी। तो मुग़ल बादशाह तो केवल निज़ाम उल मुल्क आसफ जाह द्वारा पहले से लिए गए निर्णयों की पुष्टि कर दिया करते थे। तो हैदराबाद राज्य पश्चिम की ओर मराठों के विरुद्ध और पठारी क्षेत्र के स्वतंत्र तेलुगु सेना नायकों के साथ युद्ध करने में सदा संलग्न रहता था। पूर्व दिशा में निज़ाम उल मुल्क आसफ जाह कोरोमंडल तट पर स्थित वस्त्रोत्पादक धन संपन्न क्षेत्र पर अपना नियंत्रण प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा रखता था, पर उनकी इस महत्वाकांक्षा पर उस क्षेत्र में ब्रिटिश शक्ति की उपस्थिति के कारण रोक लग गई थी। इसके बाद आगे देखिए कि यहाँ पर हैदराबाद के जो निज़ाम हैं उनके निजी सैनिकों का वर्णन किया गया है कि निज़ाम की फ़ौज, निज़ाम के पास 400 हाथियों की सवारी है और उसके आसपास कई हज़ार घुड़सवार रहते हैं। वह अत्यंत कुशल और अति सुंदर सजे हुए सवारों का सांकेतिक वेतन 100 रुपये से ज़्यादा है। तो देखिए ये इस तरह से हैदराबाद के जो निज़ाम थे उनके सैनिकों का वर्णन किया गया है। इसके बाद हम ऐसे ही दूसरे नए राज्य अवध के बारे में पढ़ेंगे कि बुरहान उल मुल्क सादत खान को 1722 में अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया था। मुग़ल साम्राज्य का विघटन होने पर जो राज्य बने उनमें यह राज्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्यों में से एक था। अवध एक समृद्धिशाली प्रदेश था जो कि गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में फैला हुआ था और उत्तरी भारत तथा बंगाल के बीच व्यापार का मुख्य मार्ग उसी में से होकर गुजरता था। इसके बाद देखिए कि बुरहान उल मुल्क ने भी अवध की सूबेदारी, दीवानी और फौजदारी एक साथ अपने हाथ में ले ली और सूबे के राजनीतिक, वित्तीय
और सैनिक मामलों का एकमात्र कर्ता धर्ता बन गया था। बुरहान उल मुल्क ने अवध क्षेत्र में मुग़ल प्रभाव को कम करने की कोशिशों के चलते मुग़लों द्वारा नियुक्त अधिकारियों यानी जागीरदारों की संख्या में कटौती कर दी थी और उसने जागीरों के आकार में भी कटौती की और रिक्त स्थानों पर अपने निष्ठावान सेवकों को नियुक्त कर दिया। यानी जिन अधिकारियों को मुग़ल शासकों ने नियुक्त किया था उन्हें तो उसने हटा दिया और अपने भरोसेमंद सेवकों को अधिकारी बना दिया। तो धोखाधड़ी को रोकने के लिए जागीर अधिकारियों के खातों व लेखों की जांच की गई और नवाब के दरबार द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा सभी जिलों के राजस्व का फिर से निर्धारण किया गया और उसने अनेक राजपूत जमींदारियों और रुहेलखंड के अफगानों की उपजाऊ कृषि भूमियों को अपने राज्य में मिला लिया। तो देखिए यहाँ पर एक प्रश्न है कि अपने राज्य को सुदृढ़ करने की कोशिशों में मुग़ल सूबेदार दीवान के कार्यालय पर क्यों नियंत्रण जमाना चाहते थे। यानी कि वो राजस्व का जो भी कार्यालय था उस पर वो अपना अधिकार या अपना नियंत्रण क्यों चाहते थे, ताकि वे क्या कर सकें कि मुग़लों के प्रभाव को कम कर सकें। इसीलिए वो राजस्व के कार्यालय पर नियंत्रण जमाना चाहते थे। इसके बाद आगे देखिए कि राज्य ऋण प्राप्त करने के लिए स्थानीय सेठ, साहूकारों और महाजनों पर निर्भर रहता था। राज्य राजस्व का ठेका सबसे ऊंची बोली लगाने वाले इजारेदार को देता था। इजारेदार राज्य को एक निश्चित रकम के भुगतान का वचन देते थे। स्थानीय साहूकार राज्य को ठेके की इस रकम के भुगतान की गारंटी देते थे और दूसरी ओर इजारेदारों को कर का मूल्यांकन करने और उसे एकत्रित करने की खासी छूट दे दी गई थी। तो इन परिवर्तनों के फलस्वरूप साहूकारों और महाजनों जैसे कई नए सामाजिक समूह राज्य की राजस्व प्रणाली के प्रबंध को प्रभावित करने लगे थे, जो कि ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था। अब इसके बाद अगला राज्य है बंगाल। मुर्शीद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुग़ल नियंत्रण से अलग हो गया। मुर्शीद कुली खान बंगाल के नायब थे, यानी कि प्रांत के सूबेदार के प्रति नियुक्त थे। यद्यपि मुर्शीद कुली खान औपचारिक रूप से सूबेदार कभी नहीं बना, उसने बहुत जल्द सूबेदार के पद से जुड़ी हुई सत्ता अपने हाथ में ले ली और हैदराबाद और अवध के शासकों की तरह उसने भी राज्य के राजस्व प्रशासन पर अपना नियंत्रण जमाया। बंगाल में मुग़ल प्रभाव को कम करने के लिए उसने बंगाल के राजस्व का बड़े पैमाने पर पुनर्निर्धारण करने का आदेश दिया। सभी जमींदारों से बड़ी कठोरता से राजस्व नगद वसूल किया जाता था और परिणाम स्वरूप बहुत से जमींदारों को महाजनों और साहूकारों से उधार लेना पड़ता था। जो लोग राजस्व का भुगतान नहीं कर पाते थे उन्हें मजबूरन अपनी ज़मीनें बड़े जमींदारों को बेचनी पड़ती थी। तो इस प्रकार 18वीं शताब्दी में बंगाल के एक क्षेत्रीय राज्य बन जाने से जमींदारों में काफ़ी बदलाव आया। राज्य और साहूकारों के बीच हैदराबाद तथा अवध में जो घनिष्ठ संबंध था वह अलीवर्दी खान के शासनकाल में यानी 1740 से 1756 में बंगाल में स्पष्ट दिखाई दिया और उसके शासनकाल में जगत सेठ का साहूकार घराना अत्यंत समृद्धशाली हो गया था। ये देखिए यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है कि जो अलीवर्दी खान का दरबार लगा हुआ है। यदि हम इन राज्यों के अभिलक्षणों पर दृष्टि डालें तो हमें उनमें से कुछ सामान्य विशेषताएं देखने को मिलेगी। सबसे प्रथम कि यद्यपि बड़े राज्य पुराने मुग़ल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे, ये अभिजात कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाओं के प्रति संदेहास्पद थे जो उन्हें उत्तराधिकार में मिले थे। विशेषतः वे जागीरदारी व्यवस्था को अत्यंत संदेह की दृष्टि से देखते थे। दूसरा, उनके कर प्राप्त करने के तरीके मुग़लों से भिन्न थे। कर संग्रह के लिए राज्य के उत्तराधिकारियों पर अधिकारियों पर कि राज्य के अधिकारियों पर निर्भर न रहकर 3 राज्यों हैदराबाद, अवध और बंगाल ने राजस्व वसूली के लिए इजारेदारों के साथ ठेके कर लिए थे। इजारेदारी की प्रथा जो मुग़लों द्वारा
पूर्णतः नापसंद की गई थी, 18वीं शताब्दी में समस्त भारत में फैल गई थी। तथापि देहात के उसके प्रभाव में क्षेत्रीय विभिन्नताएं थी। इन सभी क्षेत्रीय राज्यों में तीसरा सामान्य लक्षण यह था कि उनमें राज्य और धनी महाजनों वणिक जनों के बीच संबंध भी बनने लगे थे। ये साहूकार और महाजन लोग लगान वसूल करने वाले इजारेदारों को पैसा उधार देते थे और बदले में प्रतिभूति जमानत या बंधक के रूप में ज़मीन रख लेते थे और उनकी जोतों से अपने खुद के कारिंदों के जरिए कर वसूल किया करते थे। और इस प्रकार समस्त भारत में धनाढ्य साहूकारों और महाजनों की इस नई राजनीतिक व्यवस्था में साझेदारी बढ़ रही थी। तो इस तरह से ये 3 राज्य थे, अवध, बंगाल और हैदराबाद। इसके बाद है कि राजपूतों के बारे में। राजपूत शासकों ने मुग़लों का जो राजत्व है उसे तो स्वीकार किया था, लेकिन एक मेवाड़ ही ऐसा राजपूत राज्य था जिसने कि मुग़ल सत्ता को चुनौती दी थी, यानी उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो राजपूतों के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।